गंभीरता से सब लोगों को मिल बैठकर विचार करना चाहिए और नहीं करेंगे तो मरेंगे। ऐसी कोई मशीनरी कांग्रेस में काम नहीं कर रही थी, बहुत ज्यादा घमंड में थी कांग्रेस कि हम तो जीते बैठे, इसलिए किसी को मनाने का प्रयास ही नहीं हुआ। और मनाने के प्रयास ना होने की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति थी, एक बहुत लंबे समय से जो कांग्रेस का संगठन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी तो पन्ना प्रमुख तक पहुंची गई, उनके तो 60 वोटर के ऊपर एक आदमी बैठा है और हमारा संगठन ब्लॉक लेवल का भी नहीं है। 12 सीटें तो ऐसी हैं, कहीं 300 से आ रहे हैं, कहीं 700 से आ रहे हैं, कहीं 1200 से आ रहे हैं, कहीं 32 से आ रहे हैं, कहीं 1000 से आ रहे हैं। कांग्रेस अपनी गलत स्ट्रेटजी से आ रही है। कांग्रेस बहुत संतुष्ट थी अपने बारे में, ओवर कॉन्फिडेंस लीड हुआ लगता है कांग्रेस को। संतुष्टि उसको ही बोलते, कॉम्प्लेसेंसी। कांग्रेस का एक मैनेजमेंट ग्रुप हुआ करता था, फेसिस हुआ करता था। देखिए, एक समय था कांग्रेस में भजनलाल जी थे, ओम प्रकाश जिंदल थे, पंडित चिरंजीव लाल शर्मा थे, सरदार पाल सिंह थे, कुमारी शैलजा थी, अवतार बढ़ाना थे, जो वीरेंद्र सिंह थे, और ऐसे बहुत और नाम मैं ले सकता हूं जो कांग्रेस के डिफरेंट ग्रुप्स के फेसिस हुआ करते थे। आज वो फेसिस नहीं, उनको आप सिर्फ एक लीडर की प्रोजेक्शन पे चले जाए, एक या 2 लीडर्स पर सारा इलेक्शन चला जाए, आई डोंट एक्सेप्ट इट। नायब सैनी ने भी यही कहा कि सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ही जो है प्रमोट किया गया, इसी के चलते जो है कांग्रेस हारी है, किसी और नेता को आगे ही नहीं आने दिया गया। देखिए, ये किसने कहा है? सीएम नायब सैनी ने। देखिए, नायब सैनी जी अगर कांग्रेस की हार के कारणों को जानते हैं तो हम उनको अपना अध्यापक लगा देंगे, तो हमें सब कुछ सिखा देंगे ताकि अगली बार हम ना हारें। जातिगत कारण भी समझते हैं आप कोई हरियाणा में कि जाट फेस सीएम को लोगों ने पसंद नहीं किया, ऐसा भी है? देखिए, मैं अपनी राजनीतिक वार्तालाप में कभी जाति की बात करता नहीं, किस फेस को कौन लाइक कर रहा था। अगर मैं ये कहूं कि भी श्री नायब सैनी बीजेपी के फेस थे, ठीक है, बिकॉज अमित शाह आए थे, उन्होंने नायब सैनी को डिक्लेयर किया था कि ये हमारे फ्यूचर चीफ बने। कांग्रेस अगर इस प्रकार की डिक्लेरेशन करती तो आपकी बात ठीक थी। कांग्रेस ने तो कोई डिक्लेयर नहीं किया, कांग्रेस ने तो ये कहा था कि जो हाईकमांड फैसला करेगा वो आदमी चीफ मिनिस्टर होगा। कुछ एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जब हमने हार के बाद इंटरव्यू लिए तो उन्होंने ये कहा कि एक गाना बजा करता था कि हुड्डा सरकार बनाएगा, हुड्डा सरकार बनाएगा, ये गाना भी नुकसान कर गया हरियाणा में कांग्रेस को, ऐसा भी कुछ कारण समझते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी गाने से या किसी कहानी से कांग्रेस नहीं हारी, ये मिसमैनेजमेंट थी, कोऑर्डिनेशन नहीं थी। कल आप ही के पार्टी के पूर्व विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, उनका बयान आता है, और वो जो दीपक बावरिया जी हैं हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी रहे, उनको वो बीजेपी का एजेंट कहते हैं। सुना होगा आपने, बयान सुना होगा, ऐसी कोई बात? ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, गोगी जी हमारे से ज्यादा सीनियर हैं, बड़े नेता हैं हरियाणा के, तो जब भी कोई बात कहते हैं सोच समझ के ही कहते होंगे। तो ऐसे कुछ कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट में अगर नाम आते हैं सामने, तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा सकता है, उनको निष्कासित किया जा सकता है? गरोंडा में जैसे कि मामला था वीरेंद्र सिंह राठौर के, सामने काफी कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ऐसी बहुत सी सीटों पर ऐसा हुआ कि कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस के नेताओं को हराने का काम किया। देखिए, ये वीरेंद्र सिंह राठौर का एलिगेशन है, मैं तो अपना चुनाव लड़ रहा था, मुझे पता नहीं यहाँ की क्या परिस्थिति थी, लेकिन मैंने सुना था उन्होंने ये कहा था कि या तो इन 3 आदमियों को पार्टी से निकालें वरना मैं पार्टी छोड़ूंगा। तो अभी तो कोई पार्टी से ना निकला है ना किसी ने छोड़ी है। तो कई आवेश में बयान दे देते हैं लोग,
वीरेंद्र राठौर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, बहुत बड़े नेता हैं। वो बात और है कि अभी एमएलए नहीं बने हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो हमारे बड़े अफसर हैं, बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं। और राहुल गांधी जी के उनको आंख कान और नाक बताया जाता है। उसने पहला प्रश्न लोकसभा चुनाव के बारे में पूछा। जी। कांग्रेस का टिकटों का जो आवंटन हुआ तो सरासर गलत था। किसी नौसिखिए को आप एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के मुकाबले में उतार रहे हैं, उसका कोई अपना बेस नहीं। आपका कहना है कि 5 सीटें कांग्रेस जीती है, और अगर लोकल स्थानीय नेता को टिकट मिलती, दिवांशु बुद्ध राजा को वो टिकट ना मिलती, तो निकाल सकते थे करनाल की सीट। नेचुरल। जहां तक बाबरिया जी का सवाल है, वो तो कांग्रेस थोड़ी चला रहे थे, एनजीओ चला रहे थे। तो एनजीओ के ढंग से कांग्रेस को चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब बीमार हैं तो हम क्या कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का गठबंधन होते होते रह गया। विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले तक चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होगा। आपको लगता है कि गठबंधन होता तो शायद आज जो 10-12 सीटों पर कांग्रेस जो है, कहीं 32 सीटों से, कहीं 1000 सीटों से, कहीं 2000 सीटों से आ रही है, तो शायद सरकार बन जाती अगर आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता? निश्चित रूप से जब पार्लियामेंट में हमारी परफॉर्मेंस गठबंधन के साथ अच्छी रही तो असेंबली में भी जाना चाहिए था। लेकिन एक हिसार के नेता अपने बेटे की टिकट को बचाने के लिए उस गठबंधन का विरोध करते रहे। मेरे नजर में आम आदमी से गठबंधन होता तो वी वुड हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड। तो हाईकमांड उसका संज्ञान लेकर, कांग्रेस नीड्स ए सर्जिकल ऑपरेशन, यहां बैंडेड से काम नहीं चलेगा, सर्जरी से चलेगा। कांग्रेस को संगठन बनाने में चाहे कोई नेता बड़े से बड़ा इसका विरोध कर रहा हो, इस संगठन ना होने की मार पार्लियामेंट में भी खाई थी और अब भी खा रहा है और आगे भी खाएंगे। किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं होगा कि जहां 15 साल से इतनी बड़ी पार्टी जो कांग्रेस, जिसने 60 साल राज किया, उसका संगठन ही नहीं है हरियाणा में। शर्म की बात है, इसलिए इसको बार बार रिपीट ना करो। हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के आरोप लगाए गए थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और भी बहुत तरह के आरोप थे, उसको लेकर हाल ही में कल ही जो है कांग्रेस ने एक कमेटी का भी गठन किया है। 8 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, जो कई अलग अलग मुद्दों पर जो है अपनी रिपोर्ट जो है 1 हफ्ते के अंदर एचपीसीसी चंडीगढ़ यानी कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जो है सौंपेगी। इस बारे में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे, शर्मा जी क्या कुछ बताना चाहेंगे। एक 8 मेंबरी कमेटी बनाई गई है और बीजेपी इस पर कह रही है कि हार का टिकड़ा एक बार फिर से ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी है, कांग्रेस जैसा पहले करती आई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी का एक फैसला है, जब चुनाव हुए और जिस तरह के परिणाम आए और कुछ सीटों पर जिस तरह क्लोज कॉन्टेस्ट रहे, साथ ही जो पोस्टल बैलेट्स थी उनमें जो कांग्रेस की भारी लीड थी, उसके बाद जिस प्रकार से आरोप लगे कि 99% बैटरी चार्ज थी, वहां कांग्रेस हारी, और जहां 60-65% थी वहां कांग्रेस जीती। कहीं ना कहीं एक शक की निगाह से ईवीएम्स को इन कारणों से देखा जा रहा था, और इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक डिटेल्ड कंप्लेंट भेजी थी। और इलेक्शन कमीशन का जो रिप्लाई आया, बजाय इसके कि उन कंप्लेंट्स को एग्जामिन करते, उसकी जो रेफ्यूटेशन आई, रिफ्यूट किया, और जिस लैंग्वेज में रिफ्यूट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उससे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली पर, उसके द्वारा दिए गए जवाब पर एक सवालिया निशान उठा, जिसको एग्जामिन करने के कांग्रेस ने इस कमेटी का गठन किया है। मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन कभी इस बात को कबूल नहीं करेगा
कि इस प्रकार की गड़बड़ी मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में जजमेंट पास किया था कि दो इंडिपेंडेंट एजेंसीज से वीवीपैट का मिलान और बैलेट से हो, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी ना होके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो ना करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एजेंसी से और उस ऑर्डर को बिल्कुल टेस्ट कर अपनी व्याख्या दे दी, जिसकी वजह से आज कांग्रेस मजबूर हुई है कि इस प्रकार की एक कमेटी बनाई जाए और इस पर जो भी लीगल रिकोर्स होना होगा एग्जामिन करने के बाद कमेटी 1 हफ्ते में अपना काम करेगी। तो मैं समझता हूं कि जो लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता दिखाई देता है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए एवरीबडी हैज टू कम क्लीन। देखिए, दुनिया के अंदर 46 कंट्रीज में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ था और आज तकरीबन 95% कंट्रीज में दोबारा बैलेट पर आ गए और ईवीएम पर सवालिया निशान लगे वहां पर। मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज जिन कंट्रीज लाइक जर्मनी, दे ऑल्सो रिवर्टेड बैक टू बैलेट। तो भारत में जहां इतना बड़ा वोटर पैक है, 100 करोड़ लोग वोट देते हैं, वहां चुनाव की विश्वसनीयता बनी रहे, इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता बनी रहे, उसके लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट ऑफ ईवीएम, क्या ईवीएम का इस्तेमाल रोका जाना चाहिए, इस पर सारे देश की एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि ऑपोजिशन को, जो यूनाइटेड ऑपोजिशन है यूपीए, उसको इसके बारे में एक एजिटेशन लॉन्च करना चाहिए, ताकि आफ्टर ऑल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बैलेट पे चुनाव कराने में तकलीफ क्या है, पहले भी होते थे। तो सवाल इसका है कि विश्वसनीयता क्यों घट रही है, क्या हो रहा है, इस प्रकार के आरोप क्यों लग रहे हैं। लेकिन शर्मा जी, आपको लगता है कि जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस जीत का दावा कर रही थी और लग भी रहा था कि कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में खड़ी है, लेकिन जिस तरह से जब रिजल्ट्स आए, बीजेपी को बहुमत मिला, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना गई और लोगों के जिस तरह के कहना आया कि उन्होंने बीजेपी को ही ज्यादातर वोट दिया, कांग्रेस को पसंद नहीं किया गया, इस तरह की बातें लोगों के मन में से आई है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने उस लेवल पर कांग्रेस को पसंद भी नहीं किया, ऐसा भी कारण रहा कोई? देखिए, ऐसा है कि 5 महीने पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, उसमें वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि एक आदमी हमारा आम आदमी पार्टी का, हमारी 46% थी, बीजेपी की 44.3% थी, 58% से घटी थी, हम 28 से 46 पे गए थे। इस चुनाव में 39.8 हमें मिली, 39.94 उनको मिली, सिर्फ 0.85%, लेस देन 1% का एक फर्क है। और ये तो नहीं कहा जा सकता कांग्रेस को लोग रिजेक्ट कर दिया, एक 0.1% से कम के फर्क पर 37 सीट जो कांग्रेस 31 से 37 पर पहुंची है, उसको कह दिया लोगों ने, इसको रिजेक्ट कर दिया। नो, मेरा ये मानना है कि एक बहुत लंबे समय से जो कांग्रेस का संगठन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी तो पन्ना प्रमुख तक पहुंची गई, उनके तो 60 वोटर के ऊपर एक आदमी बैठा है, और हमारा संगठन ब्लॉक लेवल का भी नहीं है, किसी को जिम्मेदारी नहीं है। तो ये हमारी हार का मुख्य कारण बना कि इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ होने के बावजूद हम मेजोरिटी में नहीं आए। ये हमारे संगठन, अब देखिए 12 सीटें तो ऐसी हैं, कहीं 300 से आ रहे हैं, कहीं 700 से आ रहे हैं, कहीं 1200 से आ रहे हैं, कहीं 32 से आ रहे हैं, कहीं 1000 से आ रहे हैं। तो इस प्रकार की हार को, ये जो रेजर थिन मार्जिन रहते हैं, इसको कोई अपनी पीठ थपथपाए कि हमने तो बड़ी भारी मेजोरिटी ले दी है और कांग्रेस को तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अपनी गलत स्ट्रेटजी से हारी है,
कांग्रेस बहुत संतुष्ट थी अपने बारे में। ओवर कॉन्फिडेंस लीड हुआ लगता है कांग्रेस को। संतुष्टि उसको बोलते, कॉम्प्लेसेंसी। जी। कांग्रेस का एक मैनेजमेंट ग्रुप हुआ करता था, फेसिस हुआ करते थे। देखिए, एक समय था कांग्रेस में भजनलाल जी थे, ओम प्रकाश जिंदल थे, पंडित चिरंजीव लाल शर्मा थे, सरदार पाल सिंह थे, कुमारी शैलजा थी, अवतार बढ़ाना थे, जो वीरेंद्र सिंह थे, और ऐसे बहुत और नाम मैं ले सकता हूं, जो कांग्रेस के डिफरेंट ग्रुप्स के फेसिस हुआ करते थे। आज वो फेसिस नहीं। कांग्रेस हैज failed to develop a future leadership and a contemporary leadership also. That is where जहां काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको आप सिर्फ एक लीडर की प्रोजेक्शन पे चले जाए, एक या दो लीडर्स पर सारा इलेक्शन चला जाए, आई डोंट एक्सेप्ट इट। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पार्टी उसको प्रमोट करे। तो स्ट्रेटेजिक फेल्योर भी है। नायब सैनी ने भी यही कहा कि सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ही जो है प्रमोट किया गया, इसी के चलते जो है कांग्रेस हारी है, किसी और नेता को आगे ही नहीं आने दिया गया। देखिए, ये किसने कहा है? सीएम नायब सैनी ने। देखिए, नायब सैनी जी अगर कांग्रेस की हार के कारणों को जानते हैं तो हम उनको अपना अध्यापक लगा देंगे, तो हमें सब कुछ सिखा देंगे ताकि अगली बार हम ना हारे। नायब सैनी जी की मुख्यमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन कहीं मेरा मानना है, मेरे अंदर ये पीड़ा है कि हमारे वरिष्ठ नेतागण अपना तालमेल नहीं बैठा पाए। कनेक्ट जो जमीन से होना चाहिए, जो एक संकेत हुआ करते हैं राजनीति के, व्यक्ति के और व्यक्तियों के, सब मिसिंग थे। बहुत आत्मसंतुष्टि की ओर थे हम जीत रहे हैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। बीजेपी के पास बहुत पैसा है, मनी और मैनेजमेंट दोनों उनके पास थे। तो ये जीती हुई बाजी, हारी हुई जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई और हारी हुई बाजी बीजेपी जीत गई। ये एंटी इनकम्बेंसी में भी इतना निकल के आए। जातिगत कारण भी समझते हैं आप कोई हरियाणा में कि जाट फेस सीएम को लोगों ने पसंद नहीं किया, ऐसा भी है? देखिए, मैं अपनी राजनीतिक वार्तालाप में कभी जाति की बात करता नहीं। किस फेस को कौन लाइक कर रहा था? अगर मैं ये कहूं कि भी श्री नायब सैनी बीजेपी के फेस थे, ठीक है, बिकॉज अमित शाह आए थे, उन्होंने नायब सैनी को डिक्लेयर किया था कि ये हमारे फ्यूचर चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस अगर इस प्रकार की डिक्लेरेशन करती तो आपकी बात ठीक थी। कांग्रेस ने तो कोई डिक्लेयर नहीं किया। कांग्रेस ने तो ये कहा था कि जो हाईकमांड फैसला करेगा वो आदमी चीफ मिनिस्टर होगा। तो नायब सैनी जी इसलिए सम्मान के पात्र हैं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, हरियाणा के मुखिया हैं। लेकिन कुछ एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जब हमने हार के बाद इंटरव्यू लिए तो उन्होंने ये कहा कि एक गाना बजा करता था कि हुड्डा सरकार बनाएगा, हुड्डा सरकार बनाएगा, ये गाना भी नुकसान कर गया हरियाणा में कांग्रेस को, ऐसा भी कुछ कारण समझते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी गाने से या किसी कहानी से कांग्रेस नहीं आ रही। ये मिसमैनेजमेंट थी, कोऑर्डिनेशन नहीं थी, आपसी कोई जुड़ाव नहीं दिख रहा था, हम एक यूनिट के तौर पर काम नहीं कर रहे थे। मुख्य कारण तो यही था कि हम एक यूनिट के तौर पर काम नहीं कर रहे। कल आप ही के पार्टी के पूर्व विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, उनका बयान आता है, और वो जो दीपक बावरिया जी हैं हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी रहे, उनको वो बीजेपी का एजेंट कहते हैं। सुना होगा आपने, बयान सुना होगा, ऐसी कोई बात? ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। गोगी जी हमारे से ज्यादा सीनियर हैं,
बड़े नेता हैं हरियाणा के, तो जब भी कोई बात कहते हैं सोच समझ के ही कहते होंगे, क्योंकि ये भी सोचना चाहिए कि क्या बात कहनी चाहिए कि क्या नहीं कहनी चाहिए। योगी जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, हरियाणा के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। वो कोई बात कहते हैं उसका कोई ना कोई महत्व होता होगा। तो बनाई हुई कमेटी से भी नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि 8 मेंबरी कमेटी जो बनाई गई है उसमें ना ही कोई कुमारी शैलजा के खेमे से कोई लिया गया, ना ही कोई नेता लिया गया, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही जो जाने वाले हैं सभी उन्हीं 8 नेताओं को लिया गया। देखिए, जो 20 लोगों ने कंप्लेंट की थी, 99%, तो उन्हीं में से लिए ले गए। अगर किसी गुटके के नेता ने कुछ शिकायत ही नहीं की है तो उसको कमेटी में कैसे ले? जो शिकायत करता है, जिसको दुख है, जिसको कहीं कष्ट है, जिसको कहीं अविश्वास है, उसी को लेंगे ना। तो ऐसे कुछ कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट में अगर नाम आते हैं सामने तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा सकता है, उनको निष्कासित किया जा सकता है। गरोंडा में जैसे कि मामला था वीरेंद्र सिंह राठौर के सामने, काफी कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ऐसी बहुत सी सीटों पर ऐसा हुआ कि कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस के नेताओं को हराने का काम किया। देखिए, ये वीरेंद्र सिंह राठौर का एलिगेशन है। मैं तो अपना चुनाव लड़ रहा था, मुझे पता नहीं यहाँ की क्या परिस्थिति थी, लेकिन मैंने सुना था उन्होंने ये कहा था कि या तो इन 3 आदमियों को पार्टी से निकालें वरना मैं पार्टी छोड़ूंगा। तो अभी तो कोई पार्टी से ना निकला है ना किसी ने छोड़ी है। कई आवेश में बयान दे देते हैं लोग। वीरेंद्र राठौर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, बहुत बड़े नेता हैं। वो बात और है कि अभी एमएलए नहीं बने हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो हमारे बड़े अफसर हैं, बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं। और राहुल गांधी जी के उनको आंख कान और नाक बताया जाता है। तो इतने बड़े व्यक्ति के बारे में इतनी ऊंची सोच के बाद, लेकिन कुछ लोगों को कुछ बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि 2019 के इलेक्शन में वो खुद क्या कर रहे थे। क्या वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे? जब 2019 में वो कांग्रेस की नींव को खोद रहे थे, तो अब उनको क्या कंप्लेंट होनी चाहिए? आपको लगता है कि कांग्रेस के नेताओं की आपसी जो तनातनी थी कि एमपी चुनाव में हमने साथ नहीं दिया एक दूसरे का, लोकसभा चुनाव में साथ नहीं दिया और अब विधानसभा चुनाव में साथ नहीं दिया, क्या आने वाले भविष्य में कांग्रेस एक साथ नजर आएगी? सभी विधानसभा में सभी नेताओं को आप, सभी सीनियर नेता क्या एक मैदान पे ला पाएंगे, एक स्टेज पर ला पाएंगे? आपने पहला प्रश्न लोकसभा चुनाव के बारे में पूछा। जी। कांग्रेस का टिकटों का जो आवंटन हुआ वो सरासर गलत था। किसी नौसिखिए को आप एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के मुकाबले में उतार रहे हैं, उसका कोई अपना बेस नहीं। और ये रिजल्ट हमको फेस करना पड़ा। इतनी एंटी एम्बिसी, इतना आक्रोश था खट्टर साहब के साथ कि खुद उनकी पार्टी ने उनको हटा दिया था। और आपका कहना है कि 5 सीटें कांग्रेस जीती है और अगर लोकल स्थानीय नेता को टिकट मिलती, दिवांशु बुद्ध राजा को वो टिकट ना मिलती, तो निकाल सकते थे करनाल की सीट? नेचुरल। देखिए, पार्टी के कई एंगल्स हुआ करते हैं टिकट देने, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ करते हैं। पार्टी ने इग्नोर कर दिया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को। ऐसे थोड़ी है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है कि किसी को थोप दोगे और वो बन जाएगा। स्पेशली जब राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही थी, बड़ी गंभीरता से फैसले लेने चाहिए थे। जहां तक बाबरिया जी का सवाल है, वो तो कांग्रेस थोड़ी चला रहे थे, एनजीओ चला रहे थे। तो एनजीओ के ढंग से कांग्रेस को चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब बीमार हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी का गठबंधन होते होते रह गया। विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले तक चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होगा। आपको लगता है कि गठबंधन होता तो शायद आज जो 10-12 सीटों पर कांग्रेस जो है, कहीं 32 सीटों से, कहीं 1000 सीटों से, कहीं 2000 सीटों से आ रही है, तो शायद सरकार बन जाती अगर आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता? निश्चित रूप से जब पार्लियामेंट में हमारी परफॉर्मेंस गठबंधन के साथ अच्छी रही तो असेंबली में भी जाना चाहिए था। लेकिन एक हिसार के नेता अपने बेटे की टिकट को बचाने के लिए उस गठबंधन का विरोध करते रहे और उस विरोध के कारण वो गठबंधन खटाई में पड़ गया।
और जो रेजर थिन एज जो आया था 39.8 39.4, वो जो एडवांटेज था उसको हमने लूज कर दिया। मेरे नजर में आम आदमी से गठबंधन होता तो वी वुड हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड। तो अब आपको लगता है कि जिस तरह से नेतृत्व तो चेंज करने की हरियाणा में बात आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया जा सकता है, या अभी तक विपक्ष दल का जो नेता है वो नहीं चुना गया विधानसभा में, उसको भी चुना जाएगा? काफी देरी हो रही है। देखिए, जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने सभी विधायकों की राय ले ली है और वो राय हाईकमांड को बता दी गई है। इसी प्रकार से एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी फैक्ट फाइंडिंग कि क्यों हारे हैं। उन्होंने सबकी राय ली है, हार के कारणों को जानने की कोशिश की है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट अगर हाईकमांड को भेजी है तो हाईकमांड उसका संज्ञान लेकर, कांग्रेस नीड्स ए सर्जिकल ऑपरेशन, यहां बैंडेड से काम नहीं चलेगा, सर्जरी से चलेगा। कांग्रेस को संगठन बनाने में चाहे कोई नेता बड़े से बड़ा इसका विरोध कर रहा हो, इस संगठन ना होने की मार पार्लियामेंट में भी खाई थी और अब भी खा रहा है और आगे भी खाएंगे। नेता तो लड़ते रहेंगे, नेता कितने के बड़े हैं ये, क्या इनके सिर पे चल रहा है? लेकिन एक दूसरे की खींचतान में संगठन का निर्माण नहीं हो पाया। नुकसान किसका? पार्टी का हुआ है। जो संगठन के महत्व को, जहां भारतीय जनता पार्टी गली में पहुंची हुई है, हर मकान पर दस्तक दे रही है, आप संगठन के महत्व को ना समझते हैं। 15 साल से कोई संगठन ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष तो है लेकिन बूथ का अध्यक्ष कोई नहीं है। मतलब किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं होगा कि जहां 15 साल से एक इतनी बड़ी पार्टी जो कांग्रेस, जिसने 60 साल राज किया, उसका संगठन ही नहीं है हरियाणा में। शर्म की बात है, इसलिए इसको बार बार रिपीट ना करो। इट्स मैटर ऑफ शेम कि हम अपना संगठन नहीं बना पाए। सब जानते हैं। अब वो बेबाक राजनीति की बोल बोलनी मैंने बंद कर रखी है, उसका कोई फायदा नहीं। कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी आए और भी बड़े नेता आए, आपको लगता है कि जो आपसी खींचतान थी हरियाणा में, आपसी गुटबाजी थी, उसको बैठकर पहले ही खत्म कर देना चाहिए था? 6 महीने पहले नारायणगढ़ में आए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा का सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा करके जाते हैं। उसे क्या लगता है आपको कि समझौता कराने की कोशिश तो करी लेकिन समझौता हुआ नहीं? देखिए, बीजेपी के अनेकों नेता रुष्ट थे। रामविलास शर्मा रोकर अपना पर्चा भरा, उनको मनाया गया। कविता जैन रोई, और ऐसे कितने उदाहरण दो, नाम लेना ठीक नहीं रहता है, जो रोए पीटे, जिन्होंने बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने समय रहते उनको संभाला। ऐसी कोई मशीनरी कांग्रेस में काम नहीं कर रही थी। बहुत ज्यादा घमंड में थी कांग्रेस कि हम तो जीते बैठे, इसलिए किसी को मनाने का प्रयास ही नहीं हुआ। और मनाने के प्रयास ना होने की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति थी, रणनीति थी, इंडिपेंडेंट्स को खड़ा करके सपोर्ट करो, फाइनेंशियली भी सब कुछ, वोट काटो लोगों को, उन्होंने सपोर्ट कर दिया। वहीं से तो कांग्रेस हारी है, ओवर कॉन्फिडेंस। जी, एक आखिरी सवाल, आप करनाल के रहने वाले हैं, करनाल में आपका घर है। करनाल में आपको लगता है कि 33,000 वोटों से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थी वो हारी हैं, सुमिता सिंह? हालांकि पिछली बार 54,000 वोट, 54,000 त्रिलोचन सिंह लेके गए और इस बार 56,000 वो वोट लेकर गए। 33,000 से जो है हार हुई करनाल में। क्या कारण समझते हैं इसके? देखिए, सुमिता सिंह जी का इलेक्शन बहुत अच्छे स्टार्ट से, और बहुत लोगों ने, मेरा ख्याल 7 से 8 या 9 पार्षदों ने भी बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस के साथ लगे, और बहुत जयप्रकाश जी आए, वधवा जी आए, बहुत लोग आए, मैनी पीपल ज्वाइंट। लेकिन हार का क्या कारण बना कि आखिरी 3 दिन में, यहाँ नहीं, सब जगह, सारे हरियाणा में
देयर वाज ए पैराडाइम शिफ्ट। और जो सुमित्रा सिंह पहले हफ्ते में चुनाव जीत रही थी वो हार गई। तो बड़ी गंभीरता से इसका विश्लेषण होना चाहिए। हम उड़ीसा में 30 साल से सरकार से बाहर हैं। बिहार में शायद 30 से भी ज्यादा होगा, बंगाल में तो उससे भी ज्यादा होगा, यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कितने प्रदेश हैं जहां एक बार कांग्रेस गई तो वापस नहीं लौटी। अब हरियाणा में भी 15 साल हो गए। हरियाणा में भी 15 साल हो जाएंगे। हरियाणा थोड़ा बेटर फुटिंग पे है। बहुत गंभीरता से सब लोगों को मिल बैठकर विचार करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो मरेंगे, जिसे हम मरे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं इस समय कांग्रेस के सीनियर नेता कुलदीप शर्मा। अगर अब भी इकट्ठे नहीं हुए तो कांग्रेस हरियाणा में लगता नहीं कि वापस कर पाएगी। अगर इकट्ठे होते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस वापस करती है, इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गुटबाजी है, कांग्रेस का जो संगठन का ना होना है, वो कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण बताते हुए जो है इस समय कांग्रेस के सीनियर नेता कुलदीप शर्मा नजर आ रहे हैं।